हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा ये यूट्यूब चैनल जो मैंने खोला है इसे एजुकेशनल पर्पज से खोला गया है और मुख्यतः इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज से जो है हम लोग बारी बारी से एक सब्जेक्ट उठाते हैं और उसको पूरा अंत तक क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, ये पहला टॉपिक जो है हमारा वो मैंने मध्यकालीन भारत पढ़ाने की सोचा है। क्योंकि बीपीएससी हो या बिहार एसआई का एग्जाम हो या सचिवालय का एग्जाम हो, जो कोई भी जीएस बेस्ड एग्जाम होते हैं उसमें मध्यकालीन भारत से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। इसमें हम लोग एक लक्ष्य रखते हैं कि 1.5 से 2 महीने के अंदर पूरे मध्यकालीन भारत पे वीडियो हम लोग बना लेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये मध्यकालीन भारत का मेरा पहला क्लास है, इस वजह से सबसे पहले इस पहले क्लास में हम लोग ये समझ लेते हैं कि मध्यकालीन भारत में क्रम से किस किस टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, किस टॉपिक के बाद किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि मध्यकालीन भारत में कौन कौन से टॉपिक पे मैं क्रम से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मध्यकालीन भारत में जैसे ही मध्यकालीन भारत स्टार्ट होता है, यानी 8वीं शताब्दी के प्रारंभ से जैसे ही मध्यकालीन भारत स्टार्ट होता है, उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि उस समय मध्यकालीन भारत के बारे में जानने के लिए हमारे पास स्रोत क्या क्या है। मध्यकालीन भारत के बारे में जानने के लिए हम लोगों के पास स्रोत क्या क्या है। तो किसी भी इतिहास को जानने के लिए दोस्तों स्रोत क्या क्या होता है। एक तो हमारा साहित्यिक स्रोत होगा और दूसरा पुरातात्विक स्रोत होगा। तो साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत में अंतर इतना है कि साहित्यिक स्रोत में जो भी है लिखित रूप से उस समय की पुस्तकें हैं, और पुरातात्विक स्रोत में उस समय का भवन, शिल्प कला जो भी है वो सब पुरातात्विक स्रोत में आता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग का पहला जो टॉपिक होगा वो होगा साहित्यिक स्रोत, मध्यकालीन भारत का साहित्यिक स्रोत। देखिए, ये है हमारा मध्यकालीन भारत का साहित्यिक स्रोत। इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साहित्यिक स्रोत में भी हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, साहित्यिक स्रोत को सबसे पहले हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। पहला कि इतिहासकारों की जो रचनाएं हैं मध्यकालीन भारत की, इतिहासकारों की रचनाएं हैं वो पढ़ेंगे। और एक अलग से, चूंकि मध्यकालीन भारत में बहुत सारे विदेशी यात्री हैं, तो विदेशी यात्रियों का विवरण और उनका यात्रा वृत्तांत और साथ में इतिहासकारों की रचनाएं, ये हम लोग साहित्यिक स्रोत को 2 पार्ट में करके पढ़ेंगे। दोस्तों, चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से हर एक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इस वजह से इसको पार्ट बाई पार्ट करके पढ़ेंगे। जैसे देखिए, पार्ट बाई पार्ट करके कैसे पढ़ेंगे। तो इसमें बोलता है कि साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ाई करेंगे कि मध्यकालीन भारत में कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो इसमें मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मध्यकालीन भारत में कि जो भी प्रमुख पुस्तकें हैं उसके रचना और रचनाकार और साथ में उस पुस्तक में क्या क्या विषय वस्तु है उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे और मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन इसका सेकेंड पार्ट है, जो इसके सेकेंड पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा कि इतिहासकार जितने भी मध्यकालीन इतिहासकार हैं उन पर, मध्यकालीन इतिहासकार में जो प्रसिद्ध हैं जिनसे प्रश्न पूछता है, जैसे अलबर्नी, किताबुल हिंद के लेखक है अलबर्नी, उसके बाद जियाउद्दीन बर्नी, मिन्हाज सिराज, मलिक इसामी, उत्बी, बैहाकी, ये जितने भी महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं जिनसे प्रश्न पूछता है, उनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो जो है किस शासक के दरबार में रहे, किस शासक के दरबार में रहे, और उनकी पुस्तकें क्या क्या है ये तो पढ़ेंगे ही। उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, सारा का सारा हम लोग पढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोत पढ़ने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत पर तुर्कों का आक्रमण, या भारत में इस्लामिक साम्राज्य का प्रादुर्भाव जो है कैसे हुआ। भारत पर अरबों का आक्रमण
जैसा कि आपको मालूम होगा कि अरबों के साथ ही भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ अरबों के साथ में, वो पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बारीकी से पढ़ेंगे कि भारत पे जब अरबों का आक्रमण होता है तो एक टॉपिक वहां पे छोटा सा हम लोग पढ़ेंगे कि उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी जब भारत में अरब लोगों का आक्रमण हुआ या अरब आए, यानी भारत की राजनीतिक स्थिति जो है अरबों के समय का वो भी पढ़ेंगे। और भारत पर अरबों का आक्रमण पढ़ेंगे। अरबों के आक्रमण में पढ़ेंगे कि अरबों का कब असफल आक्रमण हुआ और इनका कौन सा आक्रमण सफल हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ और किस राज्य पे हुआ, ठीक। और इसका जो विवरण है किस पुस्तक में दिया गया है, इसको विस्तृत इसका अध्ययन हम लोग करेंगे भारत पे अरबों का आक्रमण का। क्योंकि दोस्तों भारत में इस्लाम का आगमन अरब के साथ हुआ, लेकिन भारत में इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जो है तुर्कों को जाता है। और पूरा मध्यकालीन भारत जो है हम इस्लामिक साम्राज्य के बारे में अधिक से अधिक पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में तो यही पूछता है। तो सबसे पहले अरब के बाद हम लोग भारत और तुर्कों का आक्रमण पढ़ेंगे। तुर्कों के आक्रमण में भी हम लोग इसको दो पार्ट में कर देंगे। पहला मोहम्मद गजनवी के नेतृत्व में जो आक्रमण हुआ है वो, और दूसरा मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में आक्रमण हुआ है जो। जैसा कि आपको मालूम है कि मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में जो आक्रमण हुआ उसके बाद भारत में इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना की मोहम्मद गौरी के बाद दिल्ली सल्तनत के रूप में। तो पूरा दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत पढ़ने के बाद, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का जब शासन रहता है, तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक जब रहता है तो उस समय दक्षिण भारत में दो राज्य विजयनगर और बहमानी साम्राज्य का प्रादुर्भाव होता है। तो हम लोग विजयनगर और बहमानी साम्राज्य के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि विजयनगर और बहमानी से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विजयनगर और बहमानी जैसे हमारा समाप्त होता है तो उसके बाद हम लोग 1526 ईस्वी से मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। मुगल वंश एक हम लोगों का लंबा रहेगा, क्योंकि उससे भी प्रश्न पूछता है। तो मुगल वंश में हम लोग 6 शासक मध्यकालीन भारत में जो है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इनके बारे में हम लोग मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये हुआ हम लोगों का मेन टॉपिक जो है सोर्स ऑफ मेडिएवल हिस्ट्री, बहुत ही महत्वपूर्ण। अरबों का आक्रमण, ठीक, तुर्कों का आक्रमण, विजयनगर और बहमानी साम्राज्य और मुगल वंश, इतना तो हम लोग का मेन टॉपिक हुआ। लेकिन इसके अलावा इन 5-6 जो है, इनके अलावा जो है कुछ विविध टॉपिक हम लोगों का रहेगा मध्यकालीन भारत का, वो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है तो हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद पूरे उत्तर भारत में जो छोटे छोटे राज्यों की उत्पत्ति होती है उन राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। दूसरा, ये तो उत्तर भारत का हो गया। दूसरा कि दक्षिण भारत में जितने भी राज्य और राज्यवंश की उत्पत्ति उस समय हुई रहती है, या जो भी राजवंश होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो है मध्यकालीन भारत का जो महत्वपूर्ण घटना है भक्ति और सूफी आंदोलन जो उस समय चला था, भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा मध्यकालीन भारत में सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली रहे, जो तुर्कों और अरबों को उस समय कड़ा टक्कर दिए, जितने भी राजपूत राजवंश थे उनके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा पूरा मध्यकालीन भारत, इतना जो है मध्यकालीन भारत में हम लोगों को पढ़ना है। तो भविष्य में जब भी आप मेरा ये रिकॉर्डेड वीडियो देखिए मध्यकालीन भारत पढ़ने के लिए, तो ये पहला वीडियो जो है आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसको देखने से आपको मालूम चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक किस क्रम में आपको पढ़ने हैं। और ये सारे के सारे टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, इस वजह से पढ़ना तो जरूरी है मध्यकालीन भारत। क्योंकि बीपीएससी का जो एग्जाम आएगा उसमें 8 से 10 नंबर का तो मध्यकालीन भारत से पूछेगा ही, 10 नंबर मायने रखता है, तो उसमें हम लोगों को मध्यकालीन भारत पढ़ना है। तो ठीक दोस्तों, जल्द ही इसका पहला टॉपिक जो है साहित्यिक स्रोत जो है
सोर्स ऑफ मेडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत के स्रोत क्या क्या हैं, उसके बारे में बहुत जल्द हो सकता है कि आज ही वीडियो अपलोड करूंगा, और प्रत्येक दिन प्रयास करूंगा कि एक एक जो है टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए और वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया जाए। तो चलिए दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ मैं राहुल सिंह आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।